हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे वर्तनी के कुछ कंसेप्ट के बारे में, कुछ नियमों के बारे में जो हमें वर्तनी में पहचान करने के लिए सहायता प्रदान कर सकती है। तो आइए देखते हैं। वर्तनी वर्तनी का पहले हम लोग अर्थ जानेंगे कि वर्तनी का अर्थ क्या होता है। वर्तनी का अर्थ होता है कि शब्दों को शुद्ध लिखना, शब्दों को शुद्ध लिखना। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि वर्तनी का अर्थ क्या होता है, तो हम लोग बताएंगे शब्दों को शुद्ध रूप से लिखना या शुद्ध लिखना। उसके बाद है वर्तनी में थोड़ा सा अब हम लोग जान लेंगे वर्णों की संख्या। जैसे वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है आपकी, कुल होती है 52, लेकिन मूल वर्णों की संख्या होती है 44, जिसमें से आपके 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अब हम लोग इन स्वरों और व्यंजनों को आधा कैसे लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए क है या ख है या ग है, इसको आधे अक्षर के रूप में कैसे लिखते हैं वो लोग हम देखेंगे। जैसे देखिए, जैसे स्वरों को अगर देखा जाए तो हम लोग स्वरों को कभी आधा नहीं लिख सकते हैं। इसलिए अगर आपसे परीक्षा में पूछता है या ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, चाहे 1-2 स्वर डाल देगा, व्यंजन डाल देगा, कहेगा निम्न में से किसे आधा नहीं लिख सकते हैं, अगर उसमें स्वर रहेगा तो आपको बता देना है कि इसको नहीं लिख सकते हैं। इसलिए पॉइंट तो ये हो जाएगा कि स्वरों को आधा नहीं लिखा जाता। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्यंजन को कैसे आधा लिखते हैं, उसके कुछ नियम रूल होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये हो गया, क हो गया, ये हो गया, जैसे देखिए इसे हम लोग खड़ी पाई बोलते हैं। जो यहां से यहां तक है इसे हम लोग खड़ी पाई बोलते हैं। और जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला, इसे हम लोग सिरो रेखा कहते हैं। तो व्यंजनों को आधा कैसे लिखते हैं उसको हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। जैसे जो ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई को पार करते हैं, खड़ी पाई को पार करते हैं। जैसे देखिए ये क हुआ, खड़ी पाई को देखिए यहां पे पार किया। ख हुआ, खड़ी को पाई पर नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये फ हुआ, फ से फल, ये खड़ी पाई को पार कर रहा है। जैसे क हो गया और फ हो गया। तो जो खड़ी पाई को पार करते हैं उनको आधा लिखने के लिए बस जो ये जो क्या कहते हैं पूछ जो होता है लटका हुआ, बस इसी को हटा देंगे तो हम लोग आधा अक्षर लिख सकते हैं। तो देखिए क को ऐसे करके बस ऐसे कर देते हैं तो आधा अक्षर हो जाएगा। इसी तरह फ है, फ में भी नीचे वाला पूछ को छोड़ देंगे तो नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट है कि ऐसे अक्षर कितने हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं, उनको आधा कैसे लिखा जाता है। उसमें अगर हम देखा जाए जो खड़ी पाई को पार नहीं कर रहे हैं, देखिए आपका ख आ जा रहा है, ख है खड़ी पाई को नहीं पार कर रहा है, ग है खड़ी पाई को नहीं पार कर रहा है, घ है खड़ी पाई को नहीं पार कर रहा है, लेकिन अंगा में खड़ी पाई नहीं है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देंगे, तीसरे पार्ट में आ जाएगा। च भी खड़ी पाई को नहीं पार कर रहा है, छ में खड़ी पाई है ही नहीं, जो भी खड़ी पाई को नहीं पार कर रहा है। तो ऐसे जो खड़ी पाई को नहीं पार करते,
ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन, तो हमारा हो जाएगा ख, ठीक, ग, घ, च, ज, ऐसे बहुत से वर्ण हैं। तो जो खड़ी पाई को नहीं पार करते हैं उनको हम लोग आधा कैसे लिखते हैं, तो उनको आधा लिखने के लिए बस खड़ी पाई को हटा देंगे तो हम लोग आधा लिख सकते हैं। देखिए जैसे ये हो गया, ये ख को खड़ी पाई हटा देंगे ऐसे हो जाएगा, ग को खड़ी पाई हटा देंगे ऐसे हो जाएगा। आधा रूप में ऐसे लिखते हैं ना, जैसे देखिए 11 लिखते हैं हम लोग, तो 11 ऐसे लिखते हैं ना, 11 खड़ी पाई, देखिए खड़ी पाई हटा दिए आधा। अच्छा, ऐसे घ को लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, च को ऐसे लिखते हैं और ज को ऐसे लिखते हैं। जो खड़ी पाई को नहीं पार करते हैं वर्ण, उनको बस खड़ी पाई को हटा देंगे और आधा हो जाएगा। उसके बाद आता है तीसरा, जो सर्पीले आकार के हैं, उनको हम लोग आधा अक्षर के रूप में कैसे लिखते हैं। तो उसके बाद देखिए, ये तो खड़ी पाई में आ गया था, ये भी खड़ी पाई में आ गया था, ये भी खड़ी पाई में, ये भी खड़ी पाई में, लेकिन ये खड़ी पाई में नहीं आया था, तो इसमें आ जाएगा अंग। उसके बाद आ जाएगा आपका ट, ठ, ड, ऐसे बहुत से जितने भी अक्षर आएंगे जो भी सर्पीले आकार के हैं, इनको लिखने के लिए हम लोग उनके नीचे बस एक हलंत लगा देंगे। ये हलंत लगा देंगे तो वो आधा अक्षर के रूप में हो जाएगा, उसको लिख सकते हैं, जो आपको वर्तनी में बहुत ही सहायता प्रदान कर सकती है। अब खड़ी पाई को देख चुके, अब हम लोग जानेंगे एक पॉइंट और थोड़ा सा है, जैसे देखिए ये खड़ी पाई हो गया, सॉरी ये सीरो रेखा हो गया, ये खड़ी पाई हो गया। एक एग्जांपल के लिए हम लोग क को ले लेते हैं, ठीक। अगर एक बिंदी के रूप में ऊपर लिखा रहता है, लगा रहता है ऐसे, तो इसको हम लोग अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार, ठीक। जैसे यहाँ पे ये लगा है क के ऊपर ना, ये अनुस्वार हो गया। अगर यही चीज यहाँ पे लगा है, जैसे देखिए अंग में लगा है, इसको हम लोग पंचमाक्षर बोलते हैं, पंचमाक्षर, ठीक। वही चीज अगर यहाँ लग जाए, यहाँ क के नीचे देखिएगा आप लोग, यहाँ लग जाए तो इसको हम लोग उत्क्षिप्त बोलते हैं, ठीक। वही चीज अगर यहाँ लग जाए तो इसको हम लोग नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नुक्ता। तो अनुस्वार का नियम क्या होता है, उत्क्षिप्त का नियम क्या होता है, उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। लेकिन पंचमाक्षर जो है केवल अंग में ही लगता है और किसी वर्ण या व्यंजन में नहीं लगता। तो पंचमाक्षर तो समझ गए आप लोग, केवल अंग में लगता है। नुक्ता जो है ये केवल अरबी फारसी भाषा के शब्दों में लगता है और वर्णों में बात की जाए तो केवल 5 वर्णों में लगता है नुक्ता। जैसे आपका क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ज हो गया और फ हो गया। केवल अरबी फारसी भाषा के शब्दों में नुक्ता का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका हो गया जमीन, जमीन, जमीन में यहां लग जाएगा नुक्ता जो में। वजीफा, वजीफा, वजीफा नहीं होता, वजीफा होता है, ठीक। नुक्ता देख लिए। अब बचा है अनुस्वार
और उच्छित। तो अब हम लोग देखेंगे अनुस्वार का नियम। ठीक, इसको मिटा देते हैं। अनुस्वार का नियम। जैसे आपको जैसे दे देगा, कहेगा झंडा, झंडा का शुद्ध रूप क्या है, या झंडा को फिर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं? गंगा हो गया, शंकर हो गया, अनुकंपा हो गया, पंखा हो गया। तो जैसे झंडा है, देखिए झंडा, आपको झंडा में बताना है कि कौन सा झंडा सही लिखा है। इन तीनों में बताना है कौन सा झंडा सही है। उसके लिए देखिए हम लोग जैसे ये यहां लिख देते हैं, ये झंडा है, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं ना। तो यहां पे कौन सा पंचमाक्षर लगेगा बीच में, उसके लिए पहले हम लोग पहले अक्षर को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे अनुस्वार के बाद कौन सा शब्द या सॉरी कौन सा वर्ड आता है। देखिए झंडा, ठीक है ना, डॉ आ रहा है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे डॉ कौन से लाइन में है या कौन से क्रम में है। देखिए डॉ, अब डॉ कहाँ है, डॉ यहाँ है। ठीक, तो झंडा पहले झ है, फिर अनुस्वार है, फिर डा है। झ के बाद देखें हम लोग डॉ यहाँ है, तो जब डॉ यहाँ है तो हमारा पांचवा अक्षर या अनुस्वार ये पंचमा अक्षर और लगेगा। ठीक, इस तरह झंडा का शुद्ध ये हो जाएगा। ठीक, उसी तरह पंखा, देखिए पंखा, पंखा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। जैसे पहला देख लीजिए, एक पंखा ये हो गया, एक पंखा ये हो गया, और एक पंखा ये हो गया। चौथा मान लीजिए नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो पंखा जैसे है पंखा, तो प को तो हम लोग ऐसे रहने देंगे प। ये अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ड आया है, तो ख आया है। ठीक, अब ख को देखेंगे इसमें हम लोग कि ख का पांचवा अक्षर या उसका पंचमाक्षर क्या है, तो पांचवा अक्षर इसका पंचमाक्षर अंग है। तो पंखा में को ऐसे अंग कर देंगे और आधा अक्षर करने के लिए हलन कर देंगे, क्योंकि ये आधा अक्षर होता है ना पंखा, इसलिए पंखा का शुद्ध क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। वैसे ही आपका गंगा है, गंगा। ठीक, तो गंगा को लिखने के लिए पहले हम लोग ग लिख देंगे। अब अनुस्वार आया है, उसके बाद कौन सा अक्षर है, ग, क्या है ग, इसका पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा, अंग। तो गंगा में भी ऐसे हो जाएगा। उसी तरह शंकर है, शंकर, तो शंकर है तो स्व को ऐसे लिख देंगे। अब अनुस्वार आ गया, क आ गया। अब क में भी देखिए उसका पांचवा क्या है, पंचमाक्षर क्या है, अंग है, अंग लिख देंगे शंकर। ठीक, ये होता है अनुस्वार का नियम। ठीक, मैंने नुक्ता बता दिया, फिर से पंचमाक्षर बता दिया, जो एक ही पंचमाक्षर होता है अंग के साथ प्रयोग करते हैं।
अनुस्वार का नियम हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे उच्छिप्त। उच्छिप्त का नियम। उच्छिप्त का नियम उच्छिप्त किन किन वर्णों के साथ लगता है? उत्क्षिप्त। उच्छिप्त का नियम। चलिए बाद में बात बहुत हो गया। उच्छिप्त का नियम हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।